वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह एक बार पुनः आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विषय में, और इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं ये ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, ये सेगमेंट या पर्टिकुलर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और इसको जो है समझने में थोड़ा सा अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉडर्न जो थ्योरी है ज्योग्राफी की, या जितनी भी चीज़ें हैं जैसे प्लेटो का मूवमेंट, वोल्केनो का इरप्शन, अर्थक्वेक का साइंटिफिक जो है एनालिसिस, सब इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर डिपेंड करता है। तो सर्वप्रथम हम आइए देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर हम बात करें ये प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके विषय में तो देखते हैं हैरी हेज साहब। हैरी हेज साहब इन्होंने बहुत योगदान दिया, जैसा कि आप जान पा रहे हैं। मॉर्गन जी तथा विल्सन साहब, विल्सन जी, ये वो वैज्ञानिक है, ये वो भूगर्भ शास्त्री जिन्होंने क्या है अपने जीवन का क्या है मैक्सिमम भाग क्या है ज्योग्राफी के लिए समर्पित कर दिया, और एक पूरी मानवता के लिए जो है एक नई खोज जो है प्रस्तुत किया, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेटों की क्या है मूवमेंट के विषय में इन्होंने बातें रखी, और उसको बातें ही नहीं रखी, उन्होंने इसके लिए एक वैज्ञानिक जो एविडेंस है और खास तौर से प्रमाणों के साथ प्रमाणित किया कि प्लेट कैसे मूवमेंट लेती है, प्लेट कैसे गतिशील है दूरवत्ता मंडल पर। इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जो हैरी हेज साहब थे, देखिए तीनों लोगों का क्या है बहुत मुख्य योगदान है, प्रमुख योगदान है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को जो है आगे बढ़ाने में, इसके साइंटिफिक एविडेंस के एनालिसिस करने में। तो देखते हैं, देखिए अगर हम प्लेट शब्द की बात करें तो प्लेट ये शब्द की बात करें तो प्लेट शब्द जो है नाम दिया सर्वप्रथम प्लेट शब्द का नाम, प्लेट शब्द नाम दिया विल्सन जी ने। प्लेट शब्द जो है नाम दिया सर्वप्रथम विल्सन जी ने। विल्सन, ये तीनों वैज्ञानिकों में से, विचारकों में से, जो भूगर्भ शास्त्री थे हैरी हेज साहब थे, मॉर्गन जी थे, विल्सन ने, प्लेट शब्द सर्वप्रथम इनके ही मतलब दिमाग के आइडियाज में आया कि ये जो स्थल खंड है इनको क्या सर्वप्रथम प्लेट की संज्ञा दी। तो इस तरीके से आप समझिए कि प्लेट की संज्ञा सर्वप्रथम कितने दी थे तो टीम में 3 जो है भूगर्भ शास्त्री, लेकिन इन्होंने विल्सन जी ने सर्वप्रथम आगे बढ़ के इनमें इन्होंने सोचा कि ये जो स्थल खंड है बड़े बड़े, इनको हम क्या प्लेट नाम देते हैं, और सभी जो है हैरी हेज साहब, मॉर्गन जी ने क्या है ये टीम के तहत काम कर रहे थे, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब बात आगे आती है कि प्लेट क्या है। प्लेट क्या, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी का, इसमें क्या है कि कुछ थोड़ा सा क्या आपको समझने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप तैयार हैं, थोड़ा सा आपको क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेट क्या है आइए देखते हैं। ऐसा स्थलखंड यानी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा स्थलखंड जो दृढ़ हो तथा कठोर हो, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर हो, तथा जिसका निर्माण क्रस्ट तथा मेटल के ऊपरी हिस्से से हुआ हो, यानी पूरा क्रस्ट हो तथा मेटल का क्या ऊपरी भाग से
हुआ हो, प्लेट कहलाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा स्थलखंड यानी क्या है, पृथ्वी की सतह पर ऐसा स्थलखंड जो क्या है, दृढ़ हो तथा कठोर हो, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हो तथा जिसका निर्माण क्रस्ट तथा मेटल के ऊपरी भाग से हुआ हो, उसे क्या है, प्लेट कहते हैं। एक बार पुनः समझिए, पृथ्वी की सतह पर, अभी हम और इसकी देखिए, ये बेसिक बातें हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, लेकिन और इन बातों को हम समझेंगे तभी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, जटिल बातें हैं, उसको क्या है, बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। आमतौर पे जो हमारे भाई बहन हैं इस चैप्टर को क्या है, पहुंचते हैं बाईपास कर जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बाईपास ना करें, ये एक अलग तरीके से नजरिए से आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से क्या है, इसको बहुत ही साइंटिफिक चैप्टर है, ये टॉपिक ही बहुत साइंटिफिक एनालिसिस पर निर्भर करता है। तो फिर एक बार समझिए कि प्लेट जो शब्द है उसका नाम दिया विल्सन महोदय ने, टीम उनके टीम में थे माननीय हैरी हेज साहब, मार्गन जी ने, सभी ने उस शब्द को या उनके आइडियोलॉजी को स्वीकार किया और स्थलखंड को प्लेट जो एक शब्द के नाम से संबोधित किया विल्सन महोदय ने। अब देखिए, एक ऐसा स्थलखंड हो, अरे भाई पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा स्थलखंड हो, सभी को हम प्लेट नहीं कर सकते। अभी हम प्लेटों के बंटवारों के विषय में भी बात करेंगे, तो अभी इतनी बात यहां पे समझिए कि पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा स्थलखंड है जो क्या है, दृढ़ है और कठोर हो, और उसकी मोटाई कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास हो, और इसी के साथ साथ क्या, जिसका निर्माण क्रस्ट यानी पूरे क्रस्ट से, जो पृथ्वी की सतह से 0 से 30 किलोमीटर और मेटल के ऊपरी भाग से हुआ हो, उसे हम क्या है, प्लेट कहते हैं। कितनी बातें हो गई। अब इसको और आसानी से आप समझ सकते हैं। सपोज करिए पृथ्वी का क्या है, ये कोर है, ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये कोर है और देखिए क्या है, मेटल है, ये मेटल है। इधर देखिए क्या है, क्रस्ट हो गया, अब क्रस्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि कोर किससे बना है, तो कोर क्या है, आयरन प्लस निकिल से बना है। एक एक पॉइंट को आसानी से समझिए। और मेटल की बात करें तो ये क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। और क्रस्ट की बात करें तो सिलिका प्लस क्या है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है। ठीक है, इतनी बातें कम से कम आप समझिए। अब देखिए, कोर का आंतरिक भाग किससे बना है, आयरन तथा निकिल से। मेटल किससे बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। क्रस्ट किससे बना है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। अब इतनी बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए कुछ मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं को क्या है, हम लोग समझ करके ही आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुछ ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हम समझ लेंगे, आगे के जो गंभीर बिंदु हो उनको समझने में क्या और आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। जैसे पहली मान्यता ये है, अगर हम बात करें मान्यता की, ये जो प्लेट है ये क्या है, दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। अब जब ये दुर्बलता मंडल पर तैर रही है तो दुर्बलता मंडल का जो डेंसिटी है क्या है, प्लेट की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा होगा। आइए देखते हैं मान्यता की बात करें। मान्यताएं, देखिए कुछ ये बातें हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मान रहे हैं, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि ज्योग्राफी में क्या है, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी थ्योरम हो, है कुछ भी हो, अगर वो साइंटिफिक एविडेंस को पूरा नहीं करता है तो ज्योग्राफी में क्या है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की गूढ़ और गंभीर बातों को समझने के लिए हमें कुछ मान्यताओं पर सर्वप्रथम विचार करना होगा, और उसी मान्यताओं को बेस बना के हमें आगे बढ़ना होगा, और उसे कर्मिक रूप से क्या है, उसको वैज्ञानिक जो एनालिसिस है उसको समझना होगा, उसको प्रूव करना होगा। आइए देखते हैं पहली मान्यता क्या है। ये जो प्लेट है भैया,
प्लेट क्या है? प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। पहली मान्यता, जो प्लेट है वो दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। और दूसरी मान्यता, प्लेट टेक्टोनिक का कारण, प्लेट टेक्टोनिक का कारण संवहन धारा है। संवहन धारा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये संवहन धारा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे जाने पर क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अनेक प्रकार के पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। तो यही क्या है, मतलब वहां पे क्या है, ये विभिन्न प्रकार के संवहन धाराओं का जन्म होता है। और इसी संवहन धारा के द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ आती है। पृथ्वी की जो सतह इसको बार बार धक्का लगाती है, और धक्का लगाने के क्रम में क्या हुआ, ये धक्का को पृथ्वी की सतह को तोड़ ले गई। तो यही वोल्केनो एरप्शन के रूप में क्या, विभिन्न प्रकार के जो है पिघली हुई चट्टानें बाहर आते हैं, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक का कारण क्या है? संवहन धारा। अब संवहन धारा कहां पे जनरेट होती है? पृथ्वी के किस हिस्से में संवहन धारा का जन्म होता है? तो देखिए भैया, पृथ्वी ये जो संवहन धारा का जो जन्म होता है वो मेटल वाले हिस्से में जन्म होता है। और ये 300 जो है किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच में होता है। समझने वाली बात है कि संवहन धारा का जन्म मेटल वाले ही पर्टिकुलर रेंज में क्यों होता है? तो देखिए वहां पे क्या है, तापमान में बहुत वेरिएशन है, विभिन्नता है। कहीं जहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वहां तापमान क्या है, बहुत अधिक है। और कहीं कहीं पे क्या है, तापमान बहुत, मतलब उसकी अपेक्षा कम है। अरे इतना कम भी नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा कम है। तो मेटल में जो है तापमान की विभिन्नता के कारण संवहन जो है धाराओं का जन्म होता है, जिससे पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है वो क्या है, मतलब ऊपर की तरफ आती है। इतनी बातें हो गई, ये मान्यता की बात हो गई। तीसरी बात हम करें तो इसी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर या इसी थ्योरम के आधार पर हम क्या है, पर्वत, ज्वालामुखी, इसी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हम क्या है, पर्वत, ज्वालामुखी तथा भूकंप की व्याख्या करते हैं। भूकंप की व्याख्या करते हैं। ठीक इसके पहले जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत नहीं था मानव जगत के पास, तो हम बहुत कुछ क्या है, अनुमानों पर आधारित थे। वो वैज्ञानिक विचारधारा क्या है, जैसे भूकंप के विषय में, वोल्केनो एरप्शन के विषय में, पर्वत कैसे जनरेट हो रहे, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से नीचे क्या है, अधिकांश मात्रा में कोई पथरीली भूमि या क्या है जो है कोई भूमि ऊपर उठ जाती है, क्यों उठ जाती है, तो हम जान नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला प्लेट टेक्टोनिक के विषय में, तो उन क्या है बातों को और आसानी से हम समझ पाते हैं। अगली बात यदि हम करें तो देखिए, मान लीजिए सपोज करिए एक प्लेट ये है, सपोज करिए प्लेट नंबर 1 ये है और प्लेट नंबर बी है। सपोज करिए प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी है। देखिए जब दो प्लेटें क्या है एक दूसरे से पास से गुजरेंगी, रगड़ करेंगी, तो यहाँ पे क्या है, भूगर्भिक हलचल बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, भूगर्भिक हलचल। अगर दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर रही हैं तो यहाँ पे क्या है, भूगर्भिक हलचल क्या है, ज्यादा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जो भारत का क्या है, बहुत ही
सहयोगी देश है, बहुत मित्र देश है जापान, और ये भारत का बहुत सहयोग करता है। अब देखिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर रही हैं और रगड़ कर रही हैं एक दूसरे से, उस कंडीशन में क्या होगा, वह पर्टिकुलर रेंज, वह पर्टिकुलर स्थान क्या है, भूगर्भिक रूप से वहां पे हलचल ज्यादा होगा, यानी क्या है, वहां पे भूकंप ज्यादा आ सकते हैं, वोल्केनो एरप्शन की चीजें ज्यादा हो सकती हैं। और जैसे जापान का अगर हम देखेंगे तो कई प्लेटों के विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो कई प्लेटों का क्या वहां पे मेल है, जोड़ है, इसलिए क्या वहां पे भूकंप बहुत अधिक आते हैं। अब देखिए, इतनी बातें हो गई, ये मान्यताएं, इन मान्यताओं के आधार पर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की गूढ़ और जटिल बातों को क्रमवार स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक और बातें हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि टेक्टोनिक का क्या अर्थ है। आपके मन में आ रहा होगा, प्लेट के विषय में तो हमने आपको जिक्र कर दिया, बता दिया, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक का क्या अर्थ है। तो टेक्टोनिक का अर्थ जरा सा देख लीजिए, घबराए नहीं। टेक्टोनिक देखिए, इसके तीन बातें हमें मुख्य रूप से समझते हैं। पहला होता है विस्थापन। विस्थापन भाई किसका, प्लेटों का। बात प्लेटों की हो रही है तो प्लेटों का ही विस्थापन होगा, प्लेटों का। और देखिए गतिशीलता किसका होगा भाई, प्लेटों की गतिशीलता की बात हो रही है, प्लेटों का। और एक बात इसमें यहीं पे आती है, विवर्तनिक, यानी एक ऐसा कोई स्थान है, क्षेत्र है, जहां पे क्या है, भूगर्भिक हलचल हो रही है, इसी को हम विवर्तनिक नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, टेक्टोनिक एक शब्द है जिसका अर्थ है विवर्तनिक का क्या है, मूल रूप से क्या है, साइंटिफिक आइडियोलॉजी, मूल रूप से क्या है, भूगर्भिक कोई हलचल है। और अगर बात करें विस्थापन, तो प्लेट मूवमेंट कर रही है। और गतिशीलता यानी क्या है, कई ऐसी प्लेटें हैं जो क्या है, मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो ये तीन अर्थ हुआ टेक्टोनिक का। अगर और आगे के क्रम में हम बात करते हैं, देखते हैं, तो प्लेटों का बंटवारा। देखिए, एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो आसानी से क्या है, चीजों को जो इससे जुड़ी हुई समस्याएं आप आसानी से क्या है, कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्लेटों का बंटवारा। प्लेटों का बंटवारा, तो नंबर एक, आकार के आधार पर प्लेटों का बंटवारा किसके आधार पर, आकार के आधार पर। तो हम देखते हैं कि बड़ी प्लेटें, अभी हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी प्लेटें कितनी हैं पूरे पृथ्वी पर, तो उनकी संख्या 8 है। और छोटी प्लेट इनकी संख्या क्या है, 22 है। और कुछ विचारक हैं वो कहते हैं नहीं 23 है। कितनी बात रखिए। और इसी में क्या, उप प्लेटें भी हैं, यानी छोटी प्लेटों से भी छोटी हैं, उप प्लेट, इनकी संख्या क्या है, 39। यानी बड़ी प्लेट कितनी है, आकार के आधार पर हम बात कर रहे हैं, बड़ी प्लेटें कितनी हैं, 8 है। छोटी प्लेटें कितनी है, 22 या 23 है। कुछ भूगर्भ शास्त्री कहते हैं नहीं 23 है, अमूमन 22 ही माना जाता है। और उप प्लेटें कितनी हैं, ये 39 हैं। ध्यान दीजिए। अब बात आती है, अब आपका पॉइंट कहां से है, बड़ी प्लेटें कौन कौन है। कभी कभी प्लेटों के विषय में ही क्या है, आपकी परीक्षाओं से, जो गरिमामय परीक्षाएं हैं, इससे जुड़कर के प्रश्न आ जाते हैं। तो बड़ी प्लेटें कौन कौन है, जरा सा हम लोग देख लें। बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेट, तो नंबर 1 आर्कटिक की प्लेट। नंबर 2 प्रशांत महासागर की प्लेट।
प्रशांत महासागर की प्लेट, तीसरा अंटार्कटिका की प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, और इसके बाद हो गया उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि कनाडा, यूएसए वगैरह स्थित है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया, यूरेशिया की प्लेट, और आठवां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आप आसानी से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 8 बड़ी प्लेटें हैं। आर्कटिक प्लेट, अच्छा आर्कटिक प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट। ध्यान दीजिए, ये प्लेटें क्या है? मूल रूप से महासागर की प्लेटें हैं। और देखिए, ये अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ये प्लेटें क्या है? ये प्लेटें जो है महाद्वीपीय प्लेट हैं। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा हिंद महासागर, अरे भाई जब तक अंटार्कटिका से सटेगा नहीं वहां तक, पूरा हिंद महासागर, और पूरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और पूरा क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पूरा क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, कभी क्या है, भारत का ये जो प्रायद्वीप है, यूगार्सिया है, ये सब क्या है, एक बार मतलब एक ऐसा समय था पूर्व में जो अफ्रीका महाद्वीप से सटे थे। इस संबंध में वेगनर ने बताया था कि सभी स्थलखंड, एक ऐसा समय था जुरासिक युग में, सभी स्थलखंड क्या है, जुड़े थे। और उसमें क्या है, उस स्थल का नाम वेगनर ने पैंजिया कहा। उसके चारों तरफ एक आदि सागर था जिसे पैंथलासा कहा गया। और ट्रायसिक युग आते आते क्या है, वही पैंजिया 2 खंडों में टूट गया। उत्तरी भाग को क्या है, अंगारा लैंड या लारेसिया कहे, और दक्षिणी भाग को क्या है, दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। बीच में छोटा सा टेथिस सागर का निर्माण हुआ, और यही टेथिस सागर क्या है, में आगे की प्रक्रिया में बलन पड़ गया, दबाव पड़ गया। आप कहेंगे सर दबाव कैसे पड़ गया? अरे भाई, आपके मान लीजिए सिर पे 2 बोरिया यूरिया लाद दिया जाए, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 1 कुंतल आलू आपने अपने सिर पे रख लिया, तो कितनी दूरी पे तक आप ले जा सकते हैं? सपोज करिए 200 मीटर, 500 मीटर, इसके बाद क्या आप रख देंगे। वैसे ही टेथिस सागर में क्या है, दबाव पड़ गया, और दबाव पड़ने के कारण क्या है, उसका जो पर्टिकुलर रेंज था ये ऊपर की तरफ उठ गया। कैसे? जब हम आपको और मोर डिटेल पढ़ाएंगे अंदर की चीजें, तो उस समय हम इसको स्पष्ट करें। अभी इतनी बात यहां पे समझिए कि इस कारण से ये देखिए निर्माण हुआ हिमालय का। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं प्लेटों के विषय में, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इसमें क्या है, पूरा हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, भारत का क्या है, पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह एक ऐसी प्लेट है जो क्या है, संयुक्त प्लेट के नाम से जाना जाता है। ना तो यह महासागरीय प्लेट है, और ना ही क्या है, ना तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ना यह मूल रूप से महासागरीय प्लेट है, ना ये महाद्वीपीय प्लेट है। ये क्या है, ये इसमें क्या है, दोनों का मिश्रण है। मतलब महासागर भी है और महाद्वीप भी है, असल खंड भी है, तो इसको अलग से एक नाम दिया गया संयुक्त प्लेट। तो अभी उसके क्रम में हम आते हैं। इतनी बात यहां पे समझिए कि प्लेटों का बंटवारा आकार के आधार पर हम देखेंगे तो बड़ी प्लेटों की संख्या 8 है, छोटी प्लेटों की संख्या 22 या 23 है, और उससे भी छोटी प्लेटें हैं जिनकी संख्या क्या 39 के आसपास है। और ये बड़ी प्लेटें हैं आर्कटिक महासागर की प्लेट, और ये प्रशांत महासागर की प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, यूरेशिया की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
अब इन्हीं 8 प्लेटों में से कभी कभी बातें आपकी परीक्षाओं से जुड़कर आ जाता है, तो इसके लिए आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और गलती नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि आकार के आधार पर, अब हम लोगों देखेंगे स्वरूप के आधार पर। अभी हम लोगों ने देखा आकार के आधार पर प्लेटों का जो बंटवारा है, अब हम देखेंगे स्वरूप के आधार पर। आइए देखते हैं, स्वरूप के आधार पर प्लेटों का बंटवारा। आइए, दूसरा स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर स्वरूप के आधार पर बंटवारा। अब यहां पे देखिए, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो इसको कह सकते हैं जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट, ये क्या मूल रूप से महासागरीय प्लेट। अगली की हम बात करें, अगर देखेंगे तो महाद्वीपीय प्लेट, ये देखिए स्वरूप के आधार पे है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट में हम ले सकते हैं जैसे अफ्रीका की प्लेट, जैसे अफ्रीका की प्लेट। कभी कभी आपकी परीक्षाओं से प्रश्न जुड़ के आ जाता है कि इनमें से कौन प्लेट क्या है, महासागरीय है या महाद्वीपीय है। ऐसे ही प्रश्न क्या है आपके इन परीक्षाओं में जुड़ जाता है कि कौन सी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। तो अफ्रीका की प्लेट मूल रूप से क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। अब हम बात करते हैं अगले की, तो संयुक्त प्लेट। जैसे संयुक्त परिवार हुआ करता था, 2-3 पीढ़ियों के लोग क्या है, संयुक्त प्लेट, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, हैं। कंबाइंड फैमिली, जो संयुक्त प्लेट की हम बात कर रहे हैं, यहीं से आप जोड़ के समझ लीजिए। कंबाइंड फैमिली जैसे 2-3 पीढ़ियों के हैं, 2.5 पीढ़ियों के लोग क्या है एक साथ रहते थे और बहुत ही आनंददायक वो समय होता था। लेकिन अब क्या है, जो संयुक्त परिवार है बिखर करके क्या है, अच्छा हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर फैमिली की क्या मान्यता मिल चुकी है। तमाम चीजें पिछले 70 सालों में बदल चुकी है। आज क्या है, आज भारत के भी विभिन्न गांवों में संयुक्त परिवार ऐसा नहीं कि नष्ट हो गए, लेकिन अभी भी हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो आइए देखते हैं संयुक्त प्लेट अगर हम बात करें तो इमेजिन करिए, मान लीजिए एक ऐसी प्लेट है, ध्यान दीजिए, ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, और एक और प्लेट है, देखिए ये क्या है, ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। ये महाद्वीपीय है, एक महासागरीय है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अब देखिए दोनों जुड़ गए, अब जुड़ गए तो यही क्या हो गए, संयुक्त प्लेट हो गया, संयुक्त प्लेट। यानी इसे हम क्या और कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या है, अब आपकी परीक्षाओं से प्रश्न ऐसे जुड़ के आ जाएगा कि निम्न प्लेटों में से कौन सी प्लेट संयुक्त प्लेट है। अब 4 प्लेटों का नाम दे देगा, उसी में इंडो ऑस्ट्रेलियन भी रहेगा, आप नहीं छाट पाएंगे, आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये मतलब की पॉइंट है, ये टेक्निकल चैप्टर है, टॉपिक ही टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा मेहनत करके एक्स्ट्रा एनर्जी लगा करके समझने का प्रयास करिए। तो हम लोगों ने देखा अभी महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और संयुक्त प्लेट। अब हम आगे की बात आते हैं, देखते हैं, हमने देखा आकार के आधार पे, स्वरूप के आधार पे, अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर।
आइए देखते हैं संरचना के आधार पर प्लेटों का बंटवारा। संरचना के आधार पर तीसरा, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर प्लेटों का बंटवारा। इसमें देखिए पहली जो होगा उसमें होगा बेसाल्ट, बेसाल्ट या बेसाल्टिक प्लेट, बेसाल्ट की प्लेट। अब ध्यान देने वाली बात है, बेसाल्ट में कौन से ज्यादा से, इसका सप्लीमेंट क्या है? इसका सप्लीमेंट है फेल्सपार, मैग्नेटाइट और ऑगाइट। ये क्या है? इसमें पाए जाते हैं। ये क्या होगा? ये महासागरीय, ध्यान दीजिए, ये महासागरीय प्लेट होगा। महासागरीय, महासागरीय नितल क्या है? बेसाल्ट से बना होता। महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब आपकी परीक्षाओं से ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि महासागरीय प्लेट निम्न में से किसकी बनी होती है। अब आपको उसमें बेसाल्ट दे देगा, ग्रेनाइट भी दे देगा और कुछ और भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। आप अगर बेसाल्ट के विषय में फेल्सपार, मैग्नेटाइट, ऑगाइट विषय नहीं जानते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है? गलत होने की संभावना बन जाएगी। तो बेसाल्ट की प्लेट या इसे कहते हैं महासागरीय प्लेट, यानी क्या, वो बेसाल्ट की बनी होती है। और ये क्या है? संरचना के आधार पर। अगर अगली हम बात करें तो ये होता है महाद्वीपीय प्लेट, यानी ग्रेनाइट के आधार पर, ग्रेनाइट के आधार पर। क्या? ग्रेनाइट ग्रेनाइट से बनी प्लेट, से बनी प्लेट, ग्रेनाइट से बनी प्लेट यानी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट। ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया। ये ग्रेनाइट से बना। अब ग्रेनाइट में आपको ध्यान देने वाली बात है सिलिकॉन ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 70%। ग्रेनाइट, भाई ग्रेनाइट भी एक चट्टान ही है, इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 70% होती है। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और पोटेशियम ऑक्साइड है, तो इनका सप्लीमेंट होता है। लेकिन इसमें ज्यादा कौन होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। इसीलिए क्या है, इस ग्रेनाइट में सिलिकॉन ऑक्साइड की बहुलता होती। क्यों? ये 70% पाया जाता है। इतनी बातें आपको कम से कम जानना होगा। ये हुआ संरचना आकार के आधार पर और जो है स्वरूप के आधार पर, और आगे हुआ क्या? संरचना के आधार पर। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां से देखिए, अब असली चीजें प्लेट टेक्टोनिक की, ये तो बेसिक कुछ बातें थी। अब यहां से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की मूल बातें क्या है? शुरू हो रही हैं। तो आइए देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब इसमें देखिए तीन बातों को हमको आपको यहां पे समझना होगा। अभिसारी गति, अभिसारी गति, अपसारी गति। तभी ना आप जान पाएंगे ना प्लेट कैसे मूव कर रही है। अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति, समानांतर गति। अब ध्यान देने वाली बात है, सर्वप्रथम हम अभिसारी गति को उठाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अभिसारी गति, अभिसारी गति। अब देखिए, जब मान लीजिए प्लेट ये है
ध्यान दीजिए, प्लेट ये है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्या है पास आए हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आए तो उन प्लेटों की गति को हम क्या कहेंगे, अभिसारी गति। अब ध्यान दीजिए, प्लेट ए है और दूसरा प्लेट क्या है, बी है। अब देखिए और पास आ रहे हैं, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब दो प्लेटें क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो उनमें क्या है, अभिसारी गति होगा, यानी क्या वो एक दूसरे के आसपास आएंगी। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप हैं, कोई पहलवान है, तो हो सकता है उसका वजन ज्यादा हो, है ऐसा हो सकता है। यहां पे समझने के लिए इमेजिन करिए कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, कोई भी, देखिए मैंने बताया, इसीलिए मैंने पूरी वहां पे बेसिक फ्रेमिंग में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया कि प्लेटें का, बड़ी प्लेटें कितनी हैं, 8 हैं, छोटी प्लेटें कितनी हैं, 22 हैं, उससे भी छोटी प्लेटें कितनी हैं, लगभग 39 के आसपास हैं। अब ध्यान दीजिए, कुदरत ने, नेचर ने इस सृष्टि को ऐसे सेट किया है कि हम आप क्या है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं सृष्टि के विषय में अभी नहीं जान पाते हैं। एडा के एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने कहा कि मानव जो है अभी केवल सृष्टि का क्या है, केवल 45% ही जान सका है, अभी 55% क्या है, जानना बाकी है। और 45% जान गए हैं तो हम बहुत कुछ दावा करते हैं, लेकिन जानते हैं कि कोरोना आ गया, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, जो भी हो, लेकिन क्या है, कोरोना ने पूरी दुनिया में क्या है, सबको हिला के रख दिया। पूरे मानव जगत को क्या है, कोरोना ने त्राहिमाम करवा दिया। और आप सभी भाई बहन फ्रेंड्स जो भी हैं, आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, और जो भी आप समझते हैं उसको भी समझ लीजिए कि वैक्सीन जल्द से जल्द, आपका अगर नंबर आ जाए तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लीजिए, क्योंकि जब वैक्सीन लगवा लेंगे तभी आप क्या है, आगे चल के बेहतर काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, आपको परेशानी हो सकती है। तो अपने देश के पास वैक्सीन बढ़िया मात्रा में आ चुका है, उसको यथासंभव जैसा हो सके खुद लगवाइए, परिवार को भी लगाइए, और क्या है, और उनको भी लगवाइए जो आपके परिवार के सदस्य हैं, और उनको भी प्रेरित करिए जो आपसे जुड़े हैं। अब हम बात करें, देखिए अगर हम इसको फर्स्ट स्टेप माने, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अब देखिए अचानक से दो प्लेटें आके रगड़ नहीं जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या है, टक्कर नहीं खा जाएंगी, उसमें कुछ टाइम लगता है। अरे उसमें हजारों वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, ध्यान दीजिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी वह प्लेट क्या है, एक दूसरे टकराने के बाद नीचे की तरफ धंस जाएगी, अधोगमित हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ, ये जो प्लेट है ये प्लेट का जो किनारा है या भाग है जो पृथ्वी की सतह के नीचे चला गया, वो क्या होगा, अरे भाई वो तो टूट फट जाएगा ना, विनाश होगा। या प्लेटें यहां पे क्या है, प्लेटों का विनाश हो रहा है, प्लेटों का विनाश हो रहा है। जब देखिए अभिसारी गति में क्या होगा, प्लेटों का विनाश होगा। बहुत आसानी समझिए, अभिसारी गति में क्या होगा, प्लेटों का विनाश होगा, और विनाश होने के क्रम में क्या होगा, प्लेटें टूट फट जाएंगी, कट जाएंगी, छट जाएंगी, या ऐसे आप समझिए जब इस कंडीशन जनरेट होगी तो प्लेट क्या है, टूट कट फट छट जाएंगी। एक मोटी बात आपको बता रहे हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई, भारी प्लेट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या है, नीचे की तरफ धंस जाएगी। अरे भाई कहेंगे कि भारी प्लेट ही सर क्यों नीचे की तरफ धंस जाएगी। आपके परिवार में मान लीजिए आप बड़े हैं, चाहे बड़ी बहन हो चाहे बड़े भाई हो, परिवार ये अपेक्षा करता है कि कोई जैसे शुभ चिंतक आ गए, मिठाई वगैरह लाए हैं, तो आपको क्या है, संतोष करने के लिए कहा जाता है, अरे आप बड़े हैं, कम खा लीजिए, छोटो खाने दीजिए। तो यहाँ पे समझिए कि जो छोटी प्लेट है और बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो बड़ी प्लेट क्या है, नीचे की तरफ धंस जाएगी,
अधोगमित हो जाएगी, उसका अधिकांश हिस्सा जो नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे की तरफ जाएगा वो टूट कट फट छट जाएगा और इसमें क्या प्लेटों का विनाश होगा। और जब प्लेटों का विनाश होगा तो एनर्जी जनरेट होगी, और जब एनर्जी जनरेट होगी तो वो आसपास के भी क्या है चट्टानों को पिघला देगी, और जब आसपास के चट्टानों को पिघला देगी तो वहां पे क्या है अधिक मात्रा में क्या ऊर्जा जनरेट हो जाएगा। और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट हो जाएगा, यही ऊर्जा जब अधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट हो गया तो यही ऊर्जा क्या है ये पृथ्वी की सतह जो है इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो क्या 1-2 साल 10 साल में तोड़ लेगा? अरे नहीं भाई, टेक्निकल है कि पॉइंट समझिए, समय लगेगा। इस पृथ्वी की सतह को क्या है या इस पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक छिद्र या दरार करने में इस पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है इसको क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद जो है एक समय ऐसा आएगा, इमेजिन करिए क्या है ये एनर्जी ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी और इस पृथ्वी की सतह को इसमें एक छेद बना करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी एनर्जी। अरे भाई यही पिघली हुई चट्टान है, नीचे रात मैग्मा हो गया, पृथ्वी की सतह को ऊपर आ गया, फिर क्या हुआ? यही तो वोल्केनो इरप्शन हो गया, लावा हो गया, ठंडा हो गया तो ये अग्निशैल हो गया। इसी से क्या है बलित पर्वत का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, इसी से क्या है बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी और जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नीचे की तरफ अधोगमित हो जाएगी, उसकी जो वह पार्ट जो पृथ्वी की सतह के नीचे जाएगा और कट फट छट जाएगा, फिर एनर्जी जनरेट होगी, वह आसपास के भी चट्टानों को पिघला देगी। ढेर मात्रा में एनर्जी जनरेट होने के कारण वो पृथ्वी की सतह को क्या है बार बार धक्का देगी। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे प्राकृतिक छिद्र या दरार बना करके जो पिघली हुई चट्टान है पृथ्वी की सतह के नीचे है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जिसे हम लावा या विभिन्न प्रकार के राख के रूप में देखते हैं। वही राख या लावा जो है जब ठंडा हो जाएगा तो वही आग्नेयशैल के रूप में तब्दील हो जाएगा, और वही क्या है उसी से बलित पर्वत का निर्माण होता है। इतनी बात तो आप समझ गए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इससे होता क्या है। कुछ बातें हैं जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें होता यह है, आइए देखते हैं कि इससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात है, आसानी से समझिए। पॉइंट नंबर 1, अब सारी गति में क्या होता है बलित पर्वत का निर्माण होता है। बलित पर्वत, ध्यान दीजिए, बलित पर्वत का निर्माण होता है भैया, निर्माण होता है। अब किस प्राकृतिक घटना के कारण बलित पर्वत का निर्माण होता है? तो अभिसारी गति के कारण। आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। बहुत परीक्षाओं में कई बार इसी प्रश्न को, इसके स्वरूप को क्या है चेंज करके पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं दूसरी बात अगर हम करें तो प्लेटों का विनाश होगा, प्लेटों का विनाश होगा, विनाश होगा यानी क्या? तीसरी बात करें तो ज्वालामुखी भाई होगा, ज्वालामुखी की घटना होगी, घटना होगी। ध्यान दीजिए। और चौथी बात अगर हम देखें तो भूकंप भी आएंगे, भूकंप भी आएगा। किससे? अभिसारी गति में। अब ध्यान दीजिए, बलित पर्वत का निर्माण होगा, प्लेटों का विनाश होगा। किस गति में प्लेटों का विनाश होगा? तो क्या है अभिसारी गति में। ज्वालामुखी की भी घटना होगी और भूकंप भी आएंगे। इतनी बात कम से कम आप यहां पे समझिए। अब आगे की अगर हम बात करें और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें कुछ और चीजें, थोड़ा टेक्निकल बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अभी हमने बताया कि जो है इस तरीके की चीजें जनरेट होने पे बलित पर्वत का निर्माण होता है, लेकिन उसकी कुछ बातों को थोड़ा सा और गहराई से आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो टॉपिक्स है पर्टिकुलर क्या है साइंटिफिक एनालिसिस पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए क्या है ये पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की सतह है। और इस तरीके से देखिए ऊर्जा क्या है पृथ्वी की सतह पर आ रही है,
पृथ्वी की सतह पर क्या ऊर्जा आ रही है। अगर देखिए ऐसा कुछ हो जाए, पृथ्वी की सतह पे आ रही है और सर्वप्रथम क्या ऐसा कुछ हो जाए, यदि ऐसी कोई प्राकृतिक घटना घटे कि पृथ्वी की सतह के नीचे की एनर्जी क्या है, पृथ्वी की सतह को तोड़कर ऊपर आ जाए, तो इसे हम क्या सेंडर शंकु के नाम से जानते हैं। सेंडर शंकु, सेंडर शंकु। ये रचना जो होगा आपने एक देखा होगा हाई स्कूल की परीक्षाओं में, ये देखिए सेंडर शंकु, सेंडर शंकु आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ एबीसी इसको आप ले सकते हैं, इस तरह की घटना का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान दीजिए सेंडर शंकु तब बनेगा, स्क्रीन पे रहिए आप, सेंडर शंकु तब बनेगा जब केवल राख निकलेगा, जब केवल राख निकलेगा तब सेंडर शंकु होगा। जब केवल राख होगा, वल्केनो एरप्शन होगा। और कब होगा भैया, ये अभिसारी गति की एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं, तब ये होगा, सेंडर शंकु तब बनेगा और ये जब केवल राख निकलेगा। पहली शर्त क्या है, तब सेंडर शंकु बनेगा। जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ये सेंडर शंकु का निर्माण होगा। ध्यान दीजिए इसमें दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन यह है कि मिश्रित शंकु जब पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों के रूप में क्या है, विभिन्न प्रकार की परतों के रूप में, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और नीचे से एनर्जी जनरेट होकर के क्या ऊपर की तरफ आ रही है। इमेजिन करिए, ध्यान दीजिए, टेक्निकल है चीजें। इस तरीके की जब चीजें का निर्माण हो रहा है, इस तरीके की जब चीजें निर्माण हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, जब पृथ्वी की सतह के नीचे परत दर परत, परत दर परत, पहले राख आया, फिर क्या हुआ, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, फिर गैस, ठीक है, फिर लावा, फिर वाष्प। समझ रहे हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे परत दर परत जब इस तरीके का शंकु निर्माण होता तो उसे हम मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। मिश्रित शंकु एक ऐसा वल्केनो एरप्शन होता है जब परत दर परत, अचानक से सब कुछ नहीं। देखिए प्रकृति ने क्या है, कितना साइंटिफिक तरीके से चीजों को सेट कर रखा है। पहले राख निकला, कंकड़ पत्थर निकला, फिर विभिन्न प्रकार के गैसें आई, फिर लावा आया, फिर वाष्प। अरे भाई ये जल वाष्प, पृथ्वी की सतह के नीचे वो जल वाष्प भी है, वो भी आता है। ठीक है, इसे मिश्रित शंकु का निर्माण होता है। जैसे स्ट्राम्बोली, जैसे स्ट्राम्बोली ये लिपारी द्वीप में है भैया, और माउंट एटना ये दोनों इटली में है, यह मुख्य द्वीप में है, और यह इसका क्या है, एक लिपारी द्वीप में है, लिपारी द्वीप में है, और माउंट एटना उसके मुख्य भूमि पे है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे है, तो इसको मिश्रित शंकु, ये मिश्रित शंकु के रूप में निकलते हैं। और ये क्या है, इसमें भी क्या है, वही कंडीशंस हैं, जैसे क्या है, अभिसारी गति के कारण ये सब चीजें होती हैं। तभी हम लोगों ने देखा कि सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु। एक और है, आइए देखते हैं, पारिपोषित शंकु, जो अभिसारी गति के कारण होता है। पारिपोषित शंकु। अब इसमें देखिए, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, यहां पे क्या है, पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा क्या है, पृथ्वी की सतह पर बार बार ठोकर लगा रही है,
और ठोकर लगाने के क्रम में वो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जो है इस तरीके का शंकु बन जाता है। ध्यान दीजिए, एक ऐसा शंकु का निर्माण हो जाए, एक ऐसा शंकु का निर्माण हो जाए, ध्यान दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, बहुत आसानी, ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं क्या, पारिपोषित शंकु। इसी को कहते हैं पारिपोषित शंकु। अभी हम लोगों ने देखा पारिपोषित शंकु यानी क्या है, मैग्मा की जो पाइप है वो क्या है, ध्यान दीजिए, जब मैग्मा की पाइप, मैग्मा की पाइप, अरे भाई किसी रास्ते से ही आएगा, पाइप फट जाती है, जब मैग्मा की पाइप फट जाती है तो पारिपोषित, पारिपोषित जब मैग्मा की पाइप फट जाती है तो पारिपोषित शंकु का निर्माण होता है, पारिपोषित शंकु का निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है भैया, पारिपोषित शंकु का निर्माण होता है। जब मैग्मा की पाइप फट जाती है तो उसे क्या है, पारिपोषित शंकु का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जरा सही धरा, ये देखिए शास्ता, शास्ता, अरे भाई ये स्थान है, शास्ता क्या है, ये स्थान है, राकी पर्वत, शास्ता स्थान है भाई, ये शास्तिना, देखिए शास्तिना, शास्तिना ज्वालामुखी है भाई, शास्तिना कहां पे है, ज्वालामुखी कहां पे है, राकी पर्वत भैया, राकी पर्वत, राकी पर्वत, यानी पारिपोषित शंकु कहां बनते हैं, तो शास्ता नामक स्थान पर, और क्या है, शास्तिना और राकी पर्वत पर स्थित है, वहां पे क्या है, पारिपोषित शंकु का निर्माण होता है। नीचे की तरफ से ऊर्जा आ रही है, मैग्मा की पाइप फट जाती है, बाएं दाएं क्या है, वहां पे बाएं दाएं क्या है, वो जो एनर्जी रहती है ठंडा होकर के जम जाएगी, यही क्या है, पारिपोषित शंकु बनता है। क्यों बनता है, अभिसारी गति के कारण। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आ रहे हैं अगली बातों पर, आइए देखते हैं। अगली बात है अपसारी गति। देखिए कुछ टेक्निकल चीजें मिल रही है ना, मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा सा आप लोग केयर से ये चैप्टर पढ़ेंगे, पूरी की पूरी समस्या क्या है, बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं सेकेंड, सेकेंड अपसारी, अपसारी गति। अब देखने वाली बात है कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, अब क्या है, यहां पे दो प्लेटें हैं, सपोज करिए ए और बी, ये नजदीक हैं और फिर क्या है, ये दूर जा रही हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो उन दो प्लेटों के बीच की गति को कहते हैं अपसारी गति। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आइए देखते हैं। अब देखिए एक दूसरे से और दूर चली गई, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर बी और दूर जा रहे हैं। अब दो प्लेटें पास थी, अब दूर जा रहे हैं। अब पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, जो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा है, अरे भैया इसको तो जगह मिल जाएगा ना। जब दो प्लेटें पास थी, अब उनमें मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत होगा, दूर जा रही हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी की सतह के जो नीचे एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, ऊपर की तरफ निकल जाएगी और कुछ ऐसा आकृति बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अब ये क्या है, बाहर निकलेंगी, जम जाएगी। इसमें हम लोगों ने देखा अभी अभिसारी गति में प्लेटों का क्या है, विनाश हो रहा है, लेकिन अपसारी गति में क्या है, प्लेटों का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिए, अपसारी गति में क्या हो रहा है, प्लेटों का
निर्माण हो रहा है। अपसारी गति में क्या हो रहा है, प्लेटों का निर्माण हो रहा है। अब जब दो प्लेटें पास थी, दूर चली गई, पृथ्वी की सतह के नीचे क्या जो एनर्जी है वही एनर्जी संवहन धारा के रूप में ऊपर आएगी, उसको जगह मिल जाएगा, और फिर जब ऊपर आ गई यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जम जाएंगी और क्या है, प्लेटों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। अब यहाँ पे और समझने वाली बात है, यहाँ पे प्लेटों का निर्माण होगा, प्लेटों का निर्माण होगा, प्लेटों का क्या निर्माण होगा। अब प्लेटों का जब निर्माण होगा तो भूकंप नहीं आए, सॉरी, जब प्लेटों का निर्माण होगा तो बलित पर्वत नहीं बनेंगे, और देखिए भूकंप आएंगे, भूकंप आएगा, यानी भूकंप की घटना क्या है, होगी। तीसरा क्या है, यही जो दो प्लेटों के बीच में क्या है, ये जो एनर्जी पृथ्वी की सतह के नीचे जब ऊपर आएगी, यही आगे चल के क्या है, पठार का रूप ग्रहण कर लेती है। यहां पे देखिए पठार का निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा भैया, निर्माण होगा पठार का। अब प्रश्न आ गया कि पठार का निर्माण किस प्लेट टेक्टोनिक घटना के कारण होता है, तो अपसारी गति के कारण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकेंगी, हैं, जब दो प्लेटें क्या है एक दूसरे से दूर खिसक जाएंगी तो उस घटना में क्या होगा, पठार का निर्माण होता है। अब बलित पर्वत का निर्माण नहीं होगा, उसको आप जान ही पा रहे हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं, बलित पर्वत का निर्माण नहीं होगा, का निर्माण नहीं होगा, बलित पर्वत का निर्माण नहीं होगा। और भूकंप की घटना भी क्या, सॉरी, भूकंप तो आएंगे, ज्वालामुखी की घटना कम होगी, ज्वालामुखी की घटना कम होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए, ज्वालामुखी की घटना कम होगी, कम होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कौन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत में किस स्थान पर है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़िए, हम देखते हैं अपसारी गति में क्या हुआ, प्लेटों का निर्माण हो रहा है, यानी प्लेटों का विनाश नहीं हो रहा। भूकंप आएगा भैया, खूब झनाझन आएगा। पठार का निर्माण हो रहा है, दो प्लेटें दूर खिसक जाएंगी, बीच में क्या है, पृथ्वी की सतह जो एनर्जी है, यानी क्या है भाई, पिघली हुई चट्टाने हैं, जैसे जगह पाई फिर ऊपर की तरफ और आसान हो गया कि क्या है, ये जो है यहाँ पे चीजें राख के रूप में आई या फिर लावा के रूप में आई, ठंडा हो गया, अग्निशैल हो गया, प्लेट का निर्माण हो रहा है। और पठार का निर्माण हो जाए, बलित पर्वत का निर्माण नहीं होगा, ज्वालामुखी की घटना कम होगी, भूकंप आएंगे। इतनी बात आपको यहां समझना होगा। अब आइए देखते हैं अगली बात पर, समानांतर गति। समानांतर गति, समानांतर गति। तीसरी बात, समानांतर गति। बात अगर हो रही है किसकी गति की, तो प्लेट की गति। अब मान लीजिए दो प्लेटें हैं, इमेजिन करिए दो प्लेटें हैं, अब विपरीत दिशा में हैं, दो प्लेटें हैं एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में जा रही हैं। इनमें क्या है, इनमें घर्षण होगा, और घर्षण के क्रम में क्या हुआ, यहीं पे क्या है, विशाल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी। जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या है, घर्षण करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो ऊर्जा विमुक्त होगी। ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलेगी, अत्यधिक मात्रा में निकलेगी। दो प्लेटें हैं एक दूसरे से क्या समान, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ रही हैं, और क्या एक दूसरे से रगड़ खाते हुए बढ़ रही हैं। उस कंडीशन में क्या होगा,
प्लेटों का, ध्यान दीजिए, प्लेटों का टूटना, प्लेटों का टूटना, प्लेटों का टूटना, फटना जारी रहेगा। प्लेटों का टूटना फटना जारी रहेगा। अगली बात देखें, प्लेटों का टूटना फटना जारी रहेगा और बलित पर्वत नहीं बनेंगे। बलित पर्वत, बलित पर्वत नहीं बनेंगे। तीसरा, पठार का निर्माण नहीं होगा। समानांतर गति की बात हो रही है। पठार का निर्माण, पठार का निर्माण नहीं होगा। यानी क्या है, पठार नहीं बनेंगे भाई। और अगली हम बात करें तो भूकंप आएंगे। भूकंप की घटना, भूकंप की घटना तीव्र रूप में होगी। भूकंप की घटना तीव्र रूप में होगी। भूकंप की घटना क्या है, तीव्र रूप में होगी। और ज्वालामुखी, एक और बात ध्यान दें, 5, ज्वालामुखी की घटना, ज्वालामुखी की घटना, घटना नहीं होगी। समानांतर गति की बात हो रही, ज्वालामुखी की घटना नहीं होगी। इतनी बातों को हम लोग देख रहे हैं। प्लेटों का टूटना फटना जारी रहेगा और बलित पर्वत नहीं बनेंगे। पठार का निर्माण नहीं होगा। भूकंप की घटना तीव्र रूप से होगी और ज्वालामुखी की घटना नहीं होगी। किसमें भैया, समानांतर गति में। अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको इंगित करना चाहता हूं कि ये जो प्लेट का किनारा या प्लेट के किनारे, जब दो प्लेट, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, इमेजिन करिए विपरीत दिशा मूवमेंट ले रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे से क्या रगड़ खाएंगे, है? हाँ, रगड़ खाएंगे। तो आप भी जब बचपन में पढ़ रहे थे, यूजी पीजी की पीएचडी की बात नहीं कर रहे हैं, जब छोटी कक्षाओं थे, फिर क्या हुआ, बगल बगल बैठे हैं मित्र जो भी हैं, तो क्या अनावश्यक भी बगल वाले साथी से क्या रगड़ मार रहे हैं, उसको जानबूझ के क्या है, रगड़ धक्का दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही है, समझिए कि पृथ्वी की सतह या पृथ्वी पे जो स्थित प्लेटें हैं, वो प्लेटें आपस में क्या है, रगड़ खा रही हैं। विपरीत दिशा मूवमेंट है, रगड़ खा रही हैं। फिर क्या होगा, खूब तेजी से भूकंप आएगा, ज्यादा भूकंप आएगा। और ये घटना देखिए जापान वाले इलाके में, चूंकि वहां पे कई छोटी और बड़ी प्लेटें आकर के क्या है, मिलान बिंदु है, मिलती हैं। और फिलीपींस के पूर्वी वाले इलाके में वहां पे क्या है, अधिकांश प्लेटें आकर, फिलीपींस की प्लेट है, उधर प्रशांत महासागर की प्लेट है, उत्तर से तरफ यूरेशियाई प्लेट आ जाता है। अरे भाई, कोई आयताकार वर्गाकार में प्लेटें नहीं है, चाहे बड़ी प्लेट हैं तो क्या है, आयताकार वर्गाकार में थोड़ी ना फैली, उनका रूप टेढ़ा मेढ़ा है? हाँ भाई, टेढ़ा मेढ़ा। आप कैसे इंडो आर्टियन प्लेट को देख लीजिए, पूरा अंटार्कटिका के उस किनारे तक से लेकर के पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और कहाँ तक फैला है इंडिया, जो भारत का जो प्रायद्वीप है, और टोटल का टोटल क्या है, ये सभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और आप लोगों को क्या है मित्रों, जानकर हैरानी होगी कि अपना देश यानी आपकी जमीन, अभी बगल में कोई क्या 1 फीट घुस जाए आपके खेत में, तो आप लोग जो है तमाम ऐसे भाई बहन झगड़ा उतर आएंगे। अब आपकी खुद जमीन 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष क्या है, यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही। क्यों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की डेंसिटी यूरेशियाई प्लेट से ज्यादा है भैया। तो जब डेंसिटी ज्यादा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, तो आप 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष क्या है, भारत की भूमि कम हो रहा है। ये टेक्निकल बातें समझिए। तो कहेंगे एक दिन क्या होगा, ये भारत खत्म हो जाएगा। देखिए विज्ञान के अनुसार तो यही है कि आज नहीं, अरे भाई अभी कई हजार वर्ष लगेंगे, लेकिन एक दिन तो भारत खत्म हो ही जाएगा। हाँ, अब खत्म ना हो
वो तो बात की बात है, लेकिन साइंस विज्ञान के अनुसार हम देखेंगे, अरे भाई बैंक में आप पैसा जमा किए हैं, डेली 2.5 रुपया निकाल रहे हैं, 100 रुपया आप जमा किए हैं, तो एक दिन तो ऐसा आएगा आप जीरो हो जाएंगे ना। बस वही बात भारत की है। हाँ, तो आपस में कभी परिवार में किसी चीज को लेकर के अगर मान लीजिए कुछ होता है तो थोड़ा 9-10 हो जाइए। हाँ, 9-10 हो जाइए, उससे क्या है आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े ही रहेंगे। इतनी बात आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, इतनी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। बस आपके इस लेक्चर में मैं कुछ और थोड़ा सा समय लेता हूं और उसी के लेकर के लेक्चर को खत्म करूंगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, इतनी बातों को हम लोगों ने क्रमवार समझा। और किसी भैया बहन को समझ में ना आए तो खटाखट वो जो है वो करें, कमेंट करें और बताएं, समस्या भी बताएं। और आप जानते हैं जो हमारी टेक्निकल टीम है आपके आंसर को क्या है और क्या करती है लगातार, और आपकी समस्या क्या है कम करने की कोशिश भी करेगी। ठीक है, हाँ, आपकी जो समस्या है उसको कम करने की कोशिश करेगी। हमारी टीम जान ही रहे हैं, हमारा ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है किसी पहचान का तो मोहताज है नहीं, सभी आप भाई बहनों का खूब प्यार मिल रहा है लगातार। अब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटों में गति क्यों होती है। एक लास्ट पॉइंट, प्लेटों में गति क्यों होती भैया है, क्यों होती है प्लेटों में गति। अब आप ध्यान दीजिए, आपके जेब में खूब पैसा रहे, मिठाई दुकान पहुंचे, पूछेंगे मिठाई कैसे है, रेट नहीं पूछेंगे ना, भैया फला कलाकंद पैक कर दो, 1 किलो दे दो, तुरंत खट दे पैसा निकाले 2000 के नोट थमाई रहे। ये क्या है भाई, आपके पास है दे ही रहे हैं। आप सपोज करिए प्लेटों में गति क्यों होती है। अरे भाई आप मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। इसके वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे का क्या है, अधिकांश भाग गर्म है। और एक बात और है कि पृथ्वी जब सूरज से अलग हुई, भाई अभी तक तो ज्ञात यही मत है कि पृथ्वी क्या है, सूर्य का भाग है, और अलग हुई उससे। पृथ्वी जब अलग हुई तो उसके वजह से भी कुछ गर्मी थी ना। अरे भाई ठंडा हुआ, बारिश हुआ, बादल बने, बारिश हुई, तो उसका ऊपरी सतह ठंडा हुआ है, निचली सतह अंदर की चीजें हर जगह थोड़ी ना ठंडा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से जो एनर्जी थी अभी भी कहीं ना कहीं क्या है, वो एनर्जी पृथ्वी की सतह के नीचे अरे भाई है, कुछ मात्रा में है। एक एनर्जी वहां से हो गई। इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पृथ्वी की सतह के नीचे, ये क्या है, ये एनर्जी के रूप में ऊपर आते हैं। अब प्रश्न है कि प्लेटों में गति क्यों होती है। अब फिर ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, पृथ्वी क्या है, गर्म है, पृथ्वी गर्म है भैया। अब जब पृथ्वी गर्म है यानी पृथ्वी इसका गर्भ भी क्या है, गर्म है ना, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी गर्भ क्या है, गर्म है। अब गर्म कैसे भाई, पृथ्वी जब उत्पन्न होती है तो उस समय गर्मी टोटल थोड़ी ना खत्म हो गई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो गर्मी थी, इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, फिर क्या हो गए, ये दबाव पड़ेगा भैया। हाँ, दबाव पड़ेगा। अब जब दबाव पड़ेगा तो घर्षण बढ़ जाएगा। हाँ, अब जैसे आपको कोई दौड़ा ले तो आप कितना दौड़ेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर रुक जाएंगे, कहेंगे अब आगे दौड़ा नहीं जाएगा भैया, अब आओ जोन होने को हो। तो वो मैक्सिमम क्षमता होती है। अब घर्षण अधिक होगा। ध्यान दीजिए, बहुत टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पृथ्वी क्या है, शुरू में गर्म थी, उसका गर्भ गर्म है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, और एनर्जी बढ़ा दिए, फिर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, लिख लीजिए, दबाव बढ़ेगा। अब जब दबाव बढ़ेगा तो घर्षण अधिक होगा, और जब घर्षण अधिक होगा तो तापमान क्या है, तापमान ज्यादा होगा। तापमान क्या है, ज्यादा होगा भैया, तापमान ज्यादा होगा। फिर क्या हुआ, तापमान जब ज्यादा होगा फिर क्या है कि ऊर्जा अधिक निकलेगी। अरे उष्मा भाई, ऊर्जा या उष्मा, उष्मा अधिक निकलेगी, अधिक निकलेगी।
अब इमेजिन करिए कि पृथ्वी का गर्भ क्या गर्म था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी आ गए, उत्प्रेरक का काम करने लगे। यानी क्या रेडियो एक्टिव एनर्जी, अरे भाई यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, अभी आपको समझा रहे, देखिए यही थोरियम, यही प्लूटोनियम, यही क्या है यूरेनियम, यही कैडमियम, यही क्या है। अब ध्यान दीजिए पृथ्वी की जो कोर है, मतलब जो गर्भ है वो गर्म है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं, नाभ की संलयन क्रिया हो रही है, धक्का क्या ऊर्जा जनरेट हो रही है, दबाव बढ़ेगा, घर्षण अधिक हो जाएगा, फिर क्या हुआ तापमान ज्यादा हो जाएगा, ऊर्जा विमुक्त होगी। ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी गर्भ में ऊर्जा है, रेडियो एक्टिव एनर्जी भी यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब दबाव बढ़ेगा, घर्षण अधिक होगा, तापमान ज्यादा होगा, ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। अब जब ज्यादा ऊर्जा हो जाएगा फिर क्या होगा, अरे भाई यही थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, कैडमियम, यही भूगर्भिक ऊर्जा को रेडिएट करते हैं संवहन धारा के रूप में पृथ्वी के गर्भ या पृथ्वी की सतह के नीचे। यही एनर्जी को क्या है संवहन धारा के रूप में क्या है ये ऊपर की तरफ लाते हैं। कौन, यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो छिपी हुई पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है ये क्या है पृथ्वी की सतह के नीचे से ऊपर की तरफ लाते हैं। इसीलिए क्या है इनको क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया, थोरियम। अरे भाई हर तत्व को क्यों नहीं कहा गया रेडियो एक्टिव तत्व। ये रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं या पदार्थ हैं ये पृथ्वी के भूगर्भिक एनर्जी को रेडिएट करते हैं, यानी क्या पृथ्वी नीचे से सतह के नीचे से ऊपर लाते हैं। अब ऊपर ना लाए तो पृथ्वी क्या है विस्फोट हो जाएगा। अगर पृथ्वी की जो भूगर्भिक एनर्जी है विभिन्न संवहन धाराओं के रूप में यदि ऊपर ना आए, निकले ना, तो फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी क्या ब्लास्ट हो जाएगा। जब ब्लास्ट हो जाएगा फिर क्या होगा ना, मानव क्या कोई जीवे नहीं रहेगा, पेड़ पौधे तो बतिए नहीं। तो ऐसी कंडीशन में नेचर का गिफ्ट है, उपहार है, समझिए ये जीवन आपको मिला ना तो अच्छा काम करिए, हाँ खूब रचनात्मक काम करिए, और कोई गैर रचनात्मक ना काम करिए जो देश समाज काल परिस्थितियों के विपरीत हो। तो ये देखिए ये एनर्जी भैया, ये रही एक नॉर्मल फ्रेमिंग। मैंने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरम है, जो सिद्धांत है, हमने आपको विल्सन, हैरी हेस और मॉर्गन साहब से स्टार्ट करके हम आपको क्या है यहां तक आपको ले आए। कुछ और बातें इसमें बची हुई हैं, आगे के लेक्चर में क्रमिक रूप से हम लगातार आपके सम्मुख, हमारी टीम लगातार अन्य जो है चीजों से वर्क करते हुए बेहतर कर रही है, आगे भी बेहतर करते रहेगी। लेकिन इतनी बात कम से कम आप जानिए कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो एनर्जी है, हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। पृथ्वी का गर्भ गर्म था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी आ गए, बोनस हो गया। अब क्या ये और ऊर्जा पैदा करने लगी। जब ऊर्जा ज्यादा हो गया दबाव बढ़ जाएगा, घर्षण अधिक हो जाएगा, तापमान ज्यादा होगा, ऊर्जा ज्यादा मात्रा में जब जनरेट हो जाएगी तो यही जो रेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, कैडमियम संवहन धारा के रूप में नीचे से क्या है पृथ्वी की ये जो मतलब भूगर्भिक ऊर्जा है इसको क्या रेडिएट करते हैं, इसीलिए इनका नाम रेडियो एक्टिव पदार्थ पड़ गया। और इसी के साथ क्या है आप सभी भाई बहनों से तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रिया करते हुए आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त हो रहा। ठीक है, ओके, जय हिंद।
है।